हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्ट नंबर 8 है 2012 का। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन से एक्ट पढ़ लिए हैं। MPADPO की बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं 1 अगस्त से, जिसमें हमने प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट कर लिया है। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कंप्लीट हो गया है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट कंप्लीट हो गया है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। इस वीक आपका ये वाला एक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हम सारे एक्ट्स कर रहे हैं वो विद केस लॉज हैं, प्लस एक्ट कंप्लीट होने के बाद हम MCQs भी आपको करवाते हैं यहीं यूट्यूब पे। तो जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये एक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो 30 अगस्त को यानी कि सैटरडे को आपका इन 5 एक्ट का टेस्ट है, जो कि होगा कहाँ पर, टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट भी पिन कर दूँगी। तो 30 अगस्त को टेलीग्राम पे टेस्ट की लिंक आपको 12 बजे मिल जाएगी। और टेस्ट दीजिए और अपनी नॉलेज को चेक करिए कि आपने इन 5 एक्ट्स में से कितना सीखा है, कितना आपको आता है और कौन सा पोर्शन जो है वो आपका वीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज का एक्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हमारा एक्ट है मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं। तो टोटल चैप्टर हैं 4। बात करें अगर हम सेक्शंस की, तो सेक्शन है 26। ठीक है, छोटा सा एक्ट है। अब देखते हैं कि कब इसे प्रेसिडेंशियल एसेंट मिली, कब इन्फोर्स हुआ। तो रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द 7 Feb 2012 और एसेंट फर्स्ट पब्लिश इन द मध्य प्रदेश ऑफिशियल गैजेट डेटेड द 10 Feb 2012। ठीक है, प्रेसिडेंशियल एसेंट कब मिली, इनेक्ट कब हुआ ये एक्ट, 7 Feb 2012 को। ऑफिशियल गैजेट में कब पब्लिश हुआ, 10 Feb 2012 को। और बात करें अगर हम इसकी इन्फोर्समेंट की कि ये इन्फोर्स कब हुआ, तो ये हुआ था 15 Feb 2012। ठीक है, ये तीनों ही डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा इन्हें। अब आ जाते हैं हम किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उसके ऑब्जेक्टिव पे। क्या उद्देश्य है इस एक्ट को बनाने का। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ ऑफेंसेस एंड फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद एंड इंसिडेंटल देयरटू। ये एक्ट स्पेशल कोर्ट का गठन करता है कुछ ऑफेंसेस के स्पीडी ट्रायल के लिए, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि इलीगल वे से अर्न की गई हैं या यूज़ की जाती हैं उनके कॉन्फिस्केशन के लिए, यानी कि उनके जब्त करने के लिए, और उनसे रिलेटेड मैटर से यह डील करता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो ये अधिनियम जो है एक स्पेशल कानून है। क्या है, एक स्पेशल कानून है जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में कुछ ऑफेंसेस के केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट बनेंगे, जहां केसेस की फास्ट हियरिंग होगी। क्या होगा, फास्ट हियरिंग होगी केसेस की। और अगर कोई ऑफेंस से जुड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो कि इलीगल तरीके से कमाई गई है, इलीगल तरीके से यूज़ की जाती है, उसको कॉन्फिस्केट किया जाएगा, उसको सीज कर लिया जाएगा। किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये तो हाँ हमारा ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का। Be it enacted by the Madhya Pradesh legislature in the 62nd year of the Republic of India as follows। मध्य प्रदेश लेजिस्लेचर के द्वारा ये एक्ट रिपब्लिक इंडिया के 62nd ईयर में इनेक्ट किया गया था। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। कमेंट सेक्शंस ओपन ही हैं, आप कभी भी कोई डाउट पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 जो कि डील करता है प्रिलिमिनरी से। ठीक है, चैप्टर 1 में टोटल कितने सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है। पहला सेक्शन, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट
मे बी कॉल्ड द मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। इस एक्ट का नाम क्या होगा? मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011। इट शेल एक्सटेंड टू द होल ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू होगा ये एक्ट। इट शेल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट। ये उस दिन से लागू होगा, उस तारीख से लागू होगा जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 1। अब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है? सेक्शन 2 डील्स विद डेफिनेशंस। टोटल यहाँ पर कितनी डेफिनेशन दी गई हैं? 6 डेफिनेशंस हैं। 2A में क्या है? एक्ट। एक्ट का क्या मतलब होगा? मीन्स द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, यहाँ पर इस एक्ट में जहाँ जहाँ वर्ड यूज हुआ होगा एक्ट, ठीक है, तो वहाँ पर उसका क्या मतलब होगा? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी हमारा MPADPO के सिलेबस में है। तो एक बार ये एक्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम ये एक्ट भी उठाएंगे। चलिए, क्लॉज बी डील करता है ऑथोराइज्ड ऑफिसर से। यहाँ पे दी है हमें ऑथोराइज्ड ऑफिसर की डेफिनेशन। means any serving officer belonging to higher judicial service and who is or has been session judge, additional session judge for the purpose of section 14। ठीक है, section 14 किससे डील करता है? नोटिस फॉर कॉन्फिस्केशन। सेक्शन 14 के पर्पस के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर का मतलब होगा कोई भी सर्विंग ऑफिसर जो कि HJS का मेंबर है या फिर HJS से बिलोंग करता है, हायर जुडिशियल सर्विसेज से, या फिर वो सेशन जज रह चुका है या फिर एडिशनल सेशन जज रह चुका है या फिर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या मतलब हो जाएगा इसका कि कोई भी सर्विंग ऑफिसर जो हायर जुडिशियल सर्विस का मेंबर है और जो सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज है या रहा है, ये ऑफिसर को सरकार अपॉइंट करती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग एटसेट्रा, तो वो हो जाएंगे ऑथराइज्ड ऑफिसर। सेक्शन 2C डील करता है कोर्ट से। मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब कि CRPC। और अब CRPC हमारा रिपील हो चुका है, तो क्या आ जाएगा? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्लियर। सेक्शन 2D डील करता है डिक्लेरेशन से, यानी कि घोषणा इन रिलेशन टू एन ऑफेंस। मीन्स अ डिक्लेरेशन मेड अंडर सेक्शन 5 इन द रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस। डिक्लेरेशन का मतलब है किसी ऑफेंस के रिलेशन में, किसी अपराध के रिलेशन में ऐसी डिक्लेरेशन, ऐसी घोषणा जो कि सेक्शन 5 के अंतर्गत उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में बनाई गई है। मतलब कि एक फॉर्मल डिक्लेरेशन जो सेक्शन 5 के तहत किया जाता है, किसी केस को स्पेशल कोर्ट में भेजना या किसी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना है, उसके रिस्पेक्ट में कोई डिक्लेरेशन बनाना। ठीक है। सेक्शन 2E डील करता है ऑफेंस से, यानी कि अपराध से। मीन्स एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसकंडक्ट विच अट्रैक्ट्स एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 13(1) क्लॉज E ऑफ द एक्ट either independently or in combination with any other provision of the act or any of the provision of IPC। ऑफेंस का क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब कोई भी क्रिमिनल मिसकंडक्ट का ऑफेंस जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में डिफाइंड है, चाहे वो अकेले हो या फिर IPC के साथ हो। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में क्या बोलेंगे हम इसको कि करप्शन के ऑफेंसेस और उनसे जुड़े हुए IPC के ऑफेंसेस क्या हो जाएंगे इस एक्ट के अंतर्गत अपराध। ठीक है, अभी क्या है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके अमेंडमेंट में यहाँ पे जो सेक्शन 13(1) दिया है वो हो चुका है सेक्शन 13(1)B। ठीक है, और IPC की जगह क्या आ गई है? भारतीय न्याय संहिता। और सेक्शन 13 जो है वो किससे डील करता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का? क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, चलिए सेक्शन 2F किससे डील करता है? स्पेशल कोर्ट से, विशेष न्यायालय। मीन्स अ स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3। धारा 3 के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया, गठित किया गया स्पेशल कोर्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्पेशल कोर्ट। अब सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है? द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हेयरिन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन कोड और द एक्ट शैल हैव द मीनिंग
मीनिंग्स रिस्पेक्टिवली असाइन टू दैम इन द कोड और एक्ट। मतलब कि इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशन जो कि डिफाइन नहीं किए गए हैं अंडर सेक्शन 2, ठीक है, तो उनका वही मतलब होगा जो कि कोड और एक्ट में दिया गया है। यहाँ पे कोड क्या है, CRPC यानी कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक्ट का मतलब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है, पोका। तो चैप्टर 1 अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 जो है वो डील करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट से, ठीक है, विशेष न्यायालयों के गठन से। कौन कौन से सेक्शन हैं यहाँ पे, सेक्शन 3 से लेके हमें कहाँ तक पढ़ना है, सेक्शन 12 तक। क्लियर। सेक्शन 3 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट्स का गठन, विशेष न्यायालयों का गठन। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। The state government shall, for the purpose of speedy trial of offence by notification, establish as many court as considered adequate to be called special courts. State government ऑफेंसेस के स्पीडी ट्रायल के लिए नोटिफिकेशन के द्वारा उतने स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकेगी, गठित कर सकेगी जितने की ज़रूरी हैं, ठीक है। Subsection 2, a special court shall be presided over by a judge to be nominated by the state government with the concurrence of the high court, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्पेशल कोर्ट में जो जज होगा वो कौन होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। Subsection 3 क्या बोल रहा है, नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर नॉमिनेशन एज अ judge of a special court unless he is a member of higher judicial services and is or has been a session judge, additional session judge in the state, ठीक है। यही अभी हमने ऑथराइज्ड ऑफिसर की डेफिनेशन में पढ़ा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो स्पेशल कोर्ट के लिए जज के रूप में नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, जब तक कि वो HJS का मेंबर ना हो या फिर वो सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज की पोस्ट पे ना हो या ना रहा हो, ठीक है। तो अगर स्पेशल कोर्ट का जज बनना है तो क्या क्वालिफिकेशन है कि वो HJS का मेंबर हो या फिर सेशन जज हो या फिर एडिशनल सेशन जज हो। तो सिंपली हम इसको समझेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा एक या फिर एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट का गठन कर सकती है। हर स्पेशल कोर्ट में एक जज होता है, उस जज की अपॉइंटमेंट कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। जज वही बन सकता है जो कि HJS का मेंबर है या फिर सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज की पोस्ट पर है या फिर पहले रह चुका है। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे हम, सेक्शन 4 डील करता है कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट के द्वारा केसेस को संज्ञान में लिया जाना। A special court shall take cognizance of and try such cases as are instituted before it or transferred to it under section 10. स्पेशल कोर्ट संज्ञान में ले सकती है ऐसे केसेस को और उनका ट्रायल कर सकती है, उनका विचारण कर सकती है जो कि इसके समक्ष यानी कि स्पेशल कोर्ट में इंस्टीट्यूट किए गए हैं या फिर सेक्शन 10 के अंतर्गत स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफ़र किए गए हैं, ठीक है। तो किसको संज्ञान में ले सकती है, कौन से अपराधों को संज्ञान में ले सकती है स्पेशल कोर्ट, जो कि इंस्टीट्यूट किए गए हैं स्पेशल कोर्ट में या फिर ट्रांसफ़र किए गए हैं अंडर सेक्शन 10, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 5 डिक्लेरेशन ऑफ द केसेस टू बी डील्ड विद अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत डील किए गए केसेस का डिक्लेरेशन, उनकी घोषणा। वेयर द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमा फेसी एविडेंस have reason to believe that appropriate grounds exist about the commission of an offence alleged to have been committed by a person who has held or is holding public office and is or has been public servant within the meaning of section 2C of the act in the state of Madhya Pradesh. The state government shall make a declaration to that effect in every case in which it is of the aforesaid belief.
सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट को प्राइमा फेसी एविडेंस है, ठीक है, प्रथम दृष्टया एविडेंस है या फिर फर्स्ट व्यू में प्रूफ है कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने, ठीक है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति ने जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, उसने पास्ट में या फिर प्रेजेंट में करप्शन का ऑफेंस किया है। कौन सा ऑफेंस किया है? करप्शन का ऑफेंस किया है। किसी ने, उसने करप्शन का ऑफेंस किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन करेगी। क्या करेगी? एक डिक्लेरेशन करेगी, एक घोषणा करेगी कि ये केस किसको कहाँ पे चलेगा? स्पेशल कोर्ट में। इसका ट्रायल कहाँ होगा? स्पेशल कोर्ट में। और सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है? सच डिक्लेरेशन शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। ये डिक्लेरेशन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 6 इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का प्रभाव। ऑन सच डिक्लेरेशन बीइंग मेड, notwithstanding anything in the code or any other law for the time being in force, any prosecution in respect of the offence shall be instituted only in a special court। ऐसे डिक्लेरेशन के बनाए जाने के बाद कोड में, यानी कि CRPC में या फिर किसी अदर लॉ में, किसी भी बात के होते हुए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर किसी और कोई अदर लॉ कुछ भी बोले, कोई भी प्रोसिक्यूशन ऑफेंस के रिस्पेक्ट में, उस अपराध के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कोर्ट में ही चलाया जाएगा, ठीक है। जब स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेरेशन कर देती है, उस केस की प्रोसिक्यूशन जो है वो सिर्फ स्पेशल कोर्ट में होगी, चाहे CRPC या फिर कोई अदर लॉ कुछ भी बोले। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? Where any declaration made under section 5 relates to an offence in respect of which a prosecution has already been instituted and the proceedings in relation thereto are pending in a court other than a special court under this act, such proceedings shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, stand transferred to special court for trial of the offence in accordance with this act। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? जहाँ सेक्शन 5 के अंतर्गत ये डिक्लेरेशन बना लिया गया है कि किसी ऑफेंस के रिस्पेक्ट में उसकी प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी किसी अदर कोर्ट में पेंडिंग है या फिर वो प्रोसीडिंग चल रही है अदर देन स्पेशल कोर्ट, ठीक है, विशेष न्यायालय के अलावा किसी और कोर्ट में उस केस की सुनवाई चल रही है, तो ऐसी प्रोसीडिंग जो है, किसी भी लॉ में कुछ भी बोला जाए, कुछ भी लिखा हो, ऐसी प्रोसीडिंग्स कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी? स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी और उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्रोसीडिंग की जाएगी, ठीक है। अगर उस ऑफेंस का केस ऑलरेडी, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, अगर उस ऑफेंस का केस किसी और कोर्ट में पेंडिंग है तो वो ट्रांसफ़र होकर कहाँ आ जाएगा? स्पेशल कोर्ट में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। सेक्शन 7। अब सेक्शन 7 डील करता है हमारा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट एज टू ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। स्पेशल कोर्ट का क्या क्षेत्राधिकार है अपराधों को विचार करते समय, अपराधों के ट्रायल के समय पे क्या क्षेत्राधिकार है? A special court shall have jurisdiction to any person alleged to have committed the offence in respect of which a declaration has been made under section 5, either as principal, conspirator or abettor, and all of them can be jointly tried therewith at one trial in accordance with the code। सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? स्पेशल कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा, विशेष न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार होगा किसी ऐसे पर्सन को ट्राई करने का, विचारण करने का, किसी ऐसे मामले में जहाँ पर डिक्लेरेशन जो है बना दिया गया है अंडर सेक्शन 5, फिर चाहे वो प्रिंसिपल हो, कॉन्स्पिरेटर हो, अबेटर हो, या फिर इन सभी को जॉइंटली वो ट्रायल कर सकती है अकॉर्डेंस विद द कोड, यानी कि अकॉर्डेंस विद द CRPC, अकॉर्डेंस विद द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सिंपल सी लैंग्वेज में समझें, अगर कोई डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 5 किया गया है तो उस ऑफेंस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट करेगी। अगर कोई एक्यूज ऑफेंस में प्रिंसिपल, कॉन्स्पिरेटर या फिर अबेटर है तो सबको जॉइंटली ट्राई किया जा सकता है। ट्रायल का प्रोसेस किसके अकॉर्डिंग होगा? CRPC के अकॉर्डिंग होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग होगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 8 पे, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट का प्रोसीजर और उसकी शक्तियाँ। A special court shall, in the trial of such case, follow the procedure prescribed by the court for the trial of warrant cases before a magistrate। स्पेशल कोर्ट ट्रायल करेगी वारंट केसेस, ठीक है, किसके अकॉर्डिंगली होगा? CRPC के अकॉर्डिंग होगा।
जैसे मजिस्ट्रेट करता है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? सेव एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट द प्रोविजन ऑफ द कोड एंड ऑफ द एक्ट शैल, यानी कि CRPC और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, in so far as they are not inconsistent with the provision of this act, apply to the proceedings before a special court, and for the purpose of the said provisions the persons conducting a prosecution before a special court shall be deemed to be a public prosecutor. CRPC और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे जितने की कंसिस्टेंट हो, ठीक है। जो लॉयर प्रोसिक्यूशन करेगा उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा, ठीक है। सिंपल सा बोल रहा है सबसेक्शन 2, ठीक है। तो मतलब उतने ही प्रोविजंस यहाँ पर अप्लाई होंगे जितने की कंसिस्टेंट हो। और सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? अ स्पेशल कोर्ट में पास अपॉन एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय इट एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ फॉर द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच सच पर्सन इज कन्विक्टेड। स्पेशल कोर्ट पास कर सकता है किसी कन्विक्टेड पर्सन के लिए कोई सेंटेंस, यानी कि अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हो गया है, ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज किया गया है, या फिर पनिशमेंट दे सकता है जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज की गई है। यानी कि स्पेशल कोर्ट किसी कन्विक्टेड पर्सन को लॉ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम सेंटेंस दे सकती है। अब आ जाएंगे हम सेक्शन 9 पे, अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। अब स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में कहाँ अपील होगी? Notwithstanding anything in the court, an appeal shall lie from any judgment and sentence of a special court to the high court, both on facts and law। ठीक है, तो अपील कहाँ होगी इसके स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट में? हाई कोर्ट में होगी। किसके बेसिस पे होगी? फैक्ट्स एंड लॉ, ठीक है। इन दोनों बेसिस पे अपील की जा सकेगी। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट एज अफोरसेड नो अपील और रिवीजन शैल लाई इन एनी कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट सेंटेंस और ऑर्डर ऑफ अ स्पेशल कोर्ट। जैसा कि पहले कहा गया है, यानी कि सबसेक्शन 1 में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के लिए बोला गया है कि यहीं पे अपील हो सकती है स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट फैक्ट्स और लॉ पे, ठीक है। इस बात को छोड़कर कोई भी अपील, कोई भी रिवीजन किसी भी कोर्ट में लाई नहीं करेगा स्पेशल कोर्ट के किसी भी जजमेंट को लेके, सेंटेंस को लेके या फिर ऑर्डर को लेके। क्लियर है? चलिए, सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है इसका? एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रेफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट एंड सेंटेंस ऑफ अ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के सेंटेंस और जजमेंट की तारीख से कितने दिनों के अंदर अपील की जाएगी? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। और प्रोविजो क्या बोल रहा है यहाँ पे? प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड ऑफ 30 days इफ इट इज सेटिस्फाइड for reason to be recorded in writing that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period। अगर कोई अपील 30 दिन के बाद अप्लाई की जाती है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट जो है उस अपील को एंटरटेन कर सकता है 30 दिन के बाद भी, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो अपीलेंट है, जिसने अपील की है, उसके पास सफिशिएंट कॉज था कि वो 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल नहीं कर पाया, और उसका रीज़न भी रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है? सेक्शन 10 क्या बोल रहा है? ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसफ़र कैसे होंगे केस और कौन से सेक्शन में दिया है। सेक्शन 10 है, ट्रांसफ़र से डील करता है। नॉटविथस्टैंडिंग द ऑर्डर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इट वुड बी ओपन टू द हाई कोर्ट टू ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम वन स्पेशल कोर्ट टू अनदर। इस एक्ट के प्रोविजन में किसी भी बात के होते हुए ये हाई कोर्ट के लिए बहुत ही सिंपल होगा कि वो एक स्पेशल कोर्ट से दूसरे स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकती है केसेस। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। सेक्शन 11 डील करता है स्पेशल कोर्ट नॉट बाउंड टू एडजर्न अ ट्रायल। स्पेशल कोर्ट ट्रायल को एडजर्न करने के लिए, टालने के लिए बाउंड नहीं होगी। सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? स्पेशल कोर्ट शैल नॉट एडजर्न एनी ट्रायल फॉर एनी पर्पज अनलेस सच एडजर्नमेंट इज in its opinion necessary in the interest of justice and for reasons to be recorded in writing। स्पेशल कोर्ट को नॉर्मली ट्रायल को एडजर्न नहीं करना चाहिए, सिर्फ तभी एडजर्न कर सकती है जब कोर्ट को लगे कि जस्टिस के इंटरेस्ट में ज़रूरी है और उसका रीज़न भी उसको राइटिंग में यानी कि रिटन में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेशल कोर्ट जो है वो एडजर्न नहीं कर सकती है ट्रायल को जब तक कि उस एडजर्नमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न ना हो, जब तक ज़रूरत ना हो उसकी। और अगर वो एडजर्नमेंट करती है किसी केस का, ठीक है, तो उसको रीजंस भी रिटन में रिकॉर्ड करने होंगे। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? द स्पेशल कोर्ट शैल एंडेवर
to dispose of the trial of the case within a period of 1 year from the date of its institution or transfer. स्पेशल कोर्ट प्रयास करेगी कि वो उस ट्रायल को डिस्पोज कर दे, ठीक है, कम्प्लीटली ख़त्म कर दे उस केस को विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, कितने समय में, 1 साल के अंदर, कितने समय में, 1 साल के अंदर डिस्पोज कर दे केस को, जिस दिन से वो केस इंस्टीट्यूट हुआ है स्पेशल कोर्ट में या फिर ट्रांसफ़र किया गया है। और सेक्शन 12 क्या बोल रहा है, प्रिजाइडिंग जज मे एक्ट ऑन एविडेंस रिकॉर्डेड बाय हिज प्रीडिसेसर, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे आपको बताई जा रही है सेक्शन 12 में। अ जज ऑफ अ स्पेशल कोर्ट मे एक्ट ऑन द एविडेंस रिकॉर्डेड बाय हिज प्रीडिसेसर और पार्टली रिकॉर्डेड बाय हिज प्रीडिसेसर और प्रीडिसेसर्स एंड पार्टली रिकॉर्डेड बाय हिमसेल्फ। तो सेक्शन 12 क्या बोल रहा है कि स्पेशल कोर्ट का जज जो है वो जहाँ पर केस पहले चल रहा था उस जज के द्वारा रिकॉर्ड किए गए एविडेंस को यूज़ कर सकता है अपनी आगे की प्रोसीडिंग में। सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे, अगर एक जज ने केस की हियरिंग स्टार्ट की लेकिन केस ख़त्म होने से पहले उसका ट्रांसफ़र कहाँ हो जाता है, स्पेशल कोर्ट में हो गया, या फिर जज ही रिटायर हो गया या फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो जो नया जज होगा, जो नया सक्सेसर होगा, पहले जज के रिकॉर्डेड एविडेंस को यूज़ कर सकता है और उसी बेसिस पर केस आगे कंटिन्यू कर सकता है। एविडेंस पार्टली प्रीडिसीजर जज ने रिकॉर्ड किया हो और पार्टली न्यू जज ने, दोनों ही वैलिड होगा। मतलब कि हर बार ट्रायल दोबारा शुरू नहीं होगा जज के बदलने पर। यह भी एक तरह से स्पीडी ट्रायल का मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, एक एमएलए के अगेंस्ट करप्शन केस पहले सेशन कोर्ट में चल रहा था, ठीक है, कहाँ चल रहा था, सेशन कोर्ट में। स्टेट गवर्नमेंट ने उसे अंडर सेक्शन 5 एक डिक्लेरेशन इशू किया, अब वो ऑफेंस कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, स्पेशल कोर्ट में, और स्पेशल कोर्ट उसी स्टेज से ट्रायल कंटिन्यू करेगा जहाँ तक पहले काम हो गया है, ठीक है, जिससे कि स्पीडी ट्रायल हो सके और जल्दी से जल्दी केस को डिस्पोज किया जा सके। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर हो गया है। आगे के चैप्टर्स हम कल की वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को सेक्शन 12 तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।